ओके, तो जब तक ये डिजिटल मोड स्टार्ट होता है तब तक हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर किया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने मतलब समझा, और हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करके। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हमने समझा कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जांपल को, वोल्टाइक सेल के एग्जांपल को हमने लिया, जहां एज एन इलेक्ट्रोलाइट वहां पे डाइल्यूट H2SO4 हम लोग यूज करते थे, ठीक है। और H2SO4 के सॉल्यूशन में हम लोग फिर डिप करते थे कॉपर प्लेट और जिंक रॉड हम लोग वहां पे इंसर्ट करते थे उस सॉल्यूशन में। और हमने देखा कि बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ हमने देखा कि एज ए रेफरेंस हाइड्रोजन को हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के किसी कंपाउंड में। तो हमने देखा कि H2SO4 में जिंक ने H2 को डिस्प्लेस कर दिया, H2 आयन को, H2 पॉजिटिव आयन को, और Zn2 पॉजिटिव उसके साथ कंबाइन हुआ। हमने देखा कि कैसे चार्ज का सेपरेशन हुआ और कैसे चार्ज की टेंडेंसी होती है कूलम्स लॉ की वजह से, कूलम्स फोर्स की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है दोनों टाइप के चार्जेस को, अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट है। तो वहां हमने देखा कि कॉपर प्लेट पे पॉजिटिव पोलैरिटी अपीयर हो रही थी और जिंक रॉड पे नेगेटिव पोलैरिटी अपीयर हो रही थी। उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम फोर्स की वजह से लग रहा था, और कूलम फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा था उसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे के करीब आना चाह रहा था अट्रैक्ट होके, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर की केमिकल एनर्जी उसको प्रोहिबिट कर रही थी, रोक रही थी ऐसा करने से। लेकिन जैसे ही हमने वायर लगा के एक्सटर्नली उस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, हमने देखा कि चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो गया। और अगर उस वायर, उस सर्किट के अंदर हमने बल्ब को लगाया तो बल्ब में रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग स्टार्ट हुई और वो ग्लो करने लगा। तो इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई वर्क हमें कराना है तो जाहिर है वर्क कराएंगे हम लोग करंट को फ्लो करा के, यानी चार्जेस को फ्लो करा के। और चार्जेस को फ्लो कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और उसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। आज उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी देखेंगे, आज हम लोग ओम्स लॉ को देखेंगे, और हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म देखेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ को देखेंगे, और बाकी सारा डिटेल्स आज हम लोग कवर करेंगे। बोर्ड पे लिखी हुई चीजें दिख रही हैं? सबका स्क्रीन क्लियर है? ओके, ठीक है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लाइन कहां तक लिखाए थे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखाए थे ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक दे दीजिए, इसका एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी चीज है ना, इसको बहुत सारे तरीकों से, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमें देखना होता है। तो एक और डेफिनेशन लिखिए, इसमें लिख लीजिए, टॉपिक दे दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें लिख लीजिए द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, इस डेफिनेशन को समझना बहुत आसान है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके थे इस चीज को, इस डेफिनेशन को बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब तक हमने सारे कांसेप्ट्स को लेके चला है और सारा कांसेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर है। देखो डेफिनेशन में क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। और जाहिर है कोई भी एनर्जी होगी, मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मैथमेटिकल फार्मूला पे आ जाओ, सबसे इजी। अगर किसी पॉइंट ए पे, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई एक पॉइंट ले लिए स्पेस में, कोई भी एक पॉइंट स्पेस में ले लिए, और यहां पे हमने क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। तो यहां इस पॉइंट ए पे इस चार्ज का पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखते थे मैथमेटिकली, VA। और VA किसके बराबर होता था? VA किसके बराबर होता था? UA। तो UA अपॉन Q means electric potential at point A of charge Q is equal to electric potential energy at point A divided by discharge, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ कौन सी एनर्जी की चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक हटा दो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? या सिर्फ एनर्जी बता दो, व्हाट इज एनर्जी? यस, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो अभी जो लेटेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया, क्या लिखाया मैंने? देखिए पढ़िए अपने कॉपी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो किसी चार्ज बॉडी की कैपेसिटी वर्क करने की, यानी किसी चार्ज बॉडी के काम करने की क्षमता, और वो भी कितना? पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, यानी काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता क्या हुई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट दैट? डेफिनेशन समझ में आ गया? ठीक है, अब कैसे होता है ये? कैसे होता है? तो यहां मान लो कोई चार्ज को हमने रख दिया, इसके वजह से जाहिर है कोई भी चार्ज होगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर, यानी स्फेरिकल फॉर्म में आउटवर्ड होगा। यही अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता चारों ओर, यानी कि स्फीयर के फॉर्म में, उस पूरे वॉल्यूम में, उसके पूरे सराउंडिंग स्पेस में। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके आसपास किसी और चार्ज को लाएंगे, जाहिर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी जहां भी हम लोग चार्ज को प्लेस करेंगे, किसी चार्ज को हम लोग जमा करेंगे, किसी चार्ज को हम लोग वहां पे कन्फाइन होने देंगे, तो वहां पे क्या होगा? चार्ज के जमा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। कोई और चार्ज उस फील्ड के अंदर आया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट दैट? तो ये डेफिनेशन आपका एक और डेफिनेशन है। ठीक है, इसी को अभी जो डेफिनेशन मैंने लिखा है उसका एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, इन अदर वर्ड्स करके, ऐसे इंप्लाइज का साइन देके उसके ऊपर लिख लीजिए इन अदर वर्ड्स, एक लाइन छोड़ के इंप्लाइज का साइन देके अब लिखिए, इन अदर वर्ड्स के बाद एक लाइन छोड़ के इस तरह इंप्लाइज का साइन देके लिख लीजिए। द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क पर यूनिट चार्ज is known as electric potential. ओके, अब इसके बाद देखो पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हमने पोटेंशियल को समझ लिया। ठीक है, हमने किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लिया, हमने किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? मैंने आपको एग्जांपल में पिछले क्लास में बताया था, एक बुक लेके उस पर एक बॉल रख के, याद है सबको? उसमें क्या सीखा था हमने? एक बुक को मैंने लिया था पिछले क्लास में, उसमें मैंने एक बॉल रखा था, उसमें उस चीज को करने से हमारा कौन सा कंसेप्ट डेवलप हुआ था? यस, हायर से यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को समझ लिया, हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमें चार्ज को मूव कराना है, देखो दिमाग में बैठा लो, हमें इलेक्ट्रिकल वर्क कराना है, यानी हमें सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का मतलब चार्ज का मूव करना, और चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा, हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा। और जैसे ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट होगा, तो हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी की तरफ चार्ज फ्लो करने लगेगा। जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा तो हम लोग कहेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा किसी सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक करंट की किसी ना किसी प्रॉपर्टी की वजह से कोई ना कोई वर्क होगा। इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें किसी ना किसी इफेक्ट की वजह से हम लोग वर्क करा पाएंगे। लेकिन प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू मूव द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, और चार्ज को मूव करने के लिए अल्टीमेटली हमें पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि कहीं भी हीट का फ्लो कहां से होगा? हायर टेंपरेचर बॉडी से लोअर टेंपरेचर बॉडी की तरफ। कहीं भी फोर्स कहां लगेगा? तो हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ। उसी तरह हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में देखा, हमने ग्रेविटेशनल एनालिसिस में देखा कि मास
कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है, वो ब्लॉक कहां से मूव करेगा, तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। उसी तरह चार्ज को मूव कराने के लिए भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, और चार्ज हमेशा हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसके लिए हमने सर्किट का एग्जांपल लिया था, एक बैटरी का एग्जांपल हमने लिया था। और बैटरी में मैंने आपको बताया था कि बैटरी में हम लोग इस तरह से दो टर्मिनल लेके चलते हैं। इस दो टर्मिनल का मतलब क्या है, the bigger line, the larger line means this plate is at, हम लोग दो लाइन लेते हैं ना बैटरी के सर्किट सिंबल नोटेशन में, ठीक है। नॉर्मल बैटरी आपको कैसे दिखेगी, टॉर्च में जो लगती है बैटरी, जो पेंसिल सेल हम लोग यूज करते हैं 1.5 वोल्ट का, वो इस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग जो सिंबल देते हैं वो बैटरी का इस तरह सिंबल देते हैं। क्या मतलब है यहाँ बड़ी लाइन का और छोटी लाइन का, बताए थे पिछले क्लास में। Yes, the larger line means this plate is at higher electrical potential and the smaller line means this plate is at lower electrical potential। और हमेशा चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, हायर टू लोअर। अब देखो केमिकल सेल का हमने एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल बहुत जरूरी था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां देखो अगर हम लोग कहें ना कि बैटरी है ना, बैटरी का ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो एक पाथ तो बैटरी को मिल रहा है ना, चार्ज को मिल रहा है ना, एक पाथ बैटरी के अंदर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चले जाने का। ध्यान से समझो इसको, ये जो बैटरी हमने दिखा दिया, the larger line means this plate is at higher potential and smaller line means this plate is at lower potential। मान लो 1.5 वोल्ट की बैटरी जो हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब है, हायर पोटेंशियल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होगा और लोअर प्लेट का वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, तो 1.5 माइनस 0 आपको 1.5 वोल्ट की बैटरी मिल रही है, 1.5 वोल्ट की बैटरी मिल रही है, ठीक है। तो कभी भी आपको बताया जाए कि आपके टॉर्च के बैटरी का पोटेंशियल यानी आपके टॉर्च के बैटरी का वोल्टेज अगर 1.5 वोल्ट है, तो उसका मतलब ही होता है कि इसका हायर प्लेट 1.5 वोल्ट पे है और लोअर प्लेट 0 वोल्ट पे है, इन दोनों का डिफरेंस तो 1.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 1.5। अब देखो तो हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इस बैटरी में देखो तो इस बैटरी में चार्ज इधर से नहीं फ्लो कर सकता है क्या, हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ, बताओ। जब हम लोग जानते हैं, देखो हमेशा ध्यान में रखो, हम लोग जानते हैं कि चार्ज हमेशा मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस तरह से बैटरी लगाते थे, इस तरह से बैटरी लगाते थे और बाहर से ऐसे सर्किट बनाते थे। यहाँ बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस है, इस तरह से हमने लगा दिया और हम लोग कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। कन्वेंशनल करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों आपको बता चुके हैं कि कन्वेंशनल करंट एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन अपने एनालिसिस के लिए हम लोग इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ से देखो हम लोग कहेंगे कि चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, लेकिन सोचो तो चार्ज के पास एक और रास्ता था ना, हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ जाने का, बैटरी के अंदर से होके एक और रास्ता है। तो इस रास्ते से चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता है, इस रास्ते से चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता है, हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से क्यों फ्लो कराते हैं इसको। अरे वो चीज नहीं है, पहले ही आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है, उसी का रिप्रेजेंटेशन दूसरे तरह से हम लोग इधर से देते हैं, तभी तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट अलग है। वो चीज नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट अ डिफरेंट थिंग। यहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह से चार्ज इधर से फ्लो करके जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट से होके, इस वायर से होके, मींस एक्सटर्नल सर्किट से होके, तो बैटरी के अंदर भी तो फ्लो होके जा सकता है हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पढ़ाए थे। जो पढ़ाते हैं एक एक चीज, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए थे, वहां आपको बताए थे ये चीजें। बैटरी की केमिकल एनर्जी ऐसा नहीं करने देती है उसको, ये बताए थे नहीं आपको। ये आपको इतना, ये 2 क्लास 3 क्लास में ये बता चुके हैं, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए इस चीज को डिस्कस किए थे। जो हम लोग यूज करते हैं छोटा सा बैटरी टॉर्च में, वो ड्राई सेल है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, लेकिन दोनों के वर्किंग का प्रिंसिपल, दोनों में हम लोग केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन करते हैं। बैटरी की केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन करते हैं। फिर से समझो इसको एक बार और ध्यान से दिमाग में बैठा लो। यहाँ पे इस तरह से हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने डाइल्यूट H2SO4 को रखा। दिस इज डाइल्यूट H2SO4। अब H2SO4 के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाएं तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये, तो H2 पे
2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और हर चीज इलेक्ट्रिकल नेचर का है। हर एक साइंस में जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सबका इंटर रिलेशन है। ये केमिकल H2 देखो, H2 अलग एटम है, H हाइड्रोजन एक अलग एटम है, दो हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्डिंग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना जिसको हम लोग H2 कहते हैं। उस तरह यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके SO4 बना। अब ये दोनों आपस में कंबाइन, यानी H2 और SO4 आपस में कंबाइन होके एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है। क्यों? तो इन दोनों चार्जेस की वजह से, ये दो अपोजिट चार्जेस दोनों पे डेवलप हो रहे हैं ना, इनके बीच का कूलम फोर्स ने इनको बांध के एक साथ रखा है एक कंपाउंड के रूप में। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिलेशन आपको पता चल रहा होगा। ये H2 पे डेवलप हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज, ये SO4 पे डेवलप हुआ 2 नेगेटिव चार्ज, ये अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो दोनों के बीच में कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने ही इन दोनों मॉलिक्यूल को एक साथ बांध के एक कंबाइंड मॉलिक्यूल, एक कंबाइंड कंपाउंड बनाया, दैट इज H2SO4। गॉट दैट? आ रहा है समझ में? ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉपर प्लेट और जिंक रॉड यहाँ पे डाल दिया। अब क्या है, जब तक हमने नहीं डाला था इन दोनों को, तो कॉपर के हर एक एटम न्यूट्रल थे। बताइए, Zn के हर एक एटम भी न्यूट्रल थे, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। यानी इनिशियली ना इस पे कोई चार्ज था ना इस पे कोई चार्ज था, दोनों के दोनों मटेरियल्स कॉपर प्लेट और जिंक रॉड परफेक्टली न्यूट्रल थे। अब हमने इसको केमिकल में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कौन सा कांसेप्ट आया? अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का कांसेप्ट आया। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मटेरियल होंगे वो हाइड्रोजन के कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो कौन सा ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, कॉपर या जिंक? डेफिनेटली, तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करके सॉल्यूशन में निकाल देगा। ठीक है, और खुद कंबाइन हो जाएगा SO4 के साथ। इसको करने के लिए इसको क्या करना होगा? तो जाहिर है पहले ही आपको बता चुके हैं कि कंपाउंड कैसे बनता है, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू चार्जेस। तो जिंक को भी अपने आयन में कन्वर्ट होना होगा, दैट इज पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना होगा, यानी 2Zn और इस पे 2 प्लस चार्ज आके इसके साथ कंबाइंड होके ZnSO4 बना देगा। गॉट दैट? और जैसे ही आयन बना तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल में से पॉजिटिव आयन निकल गया तो बच गया नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा। ठीक है, ये H2 जो 2 पॉजिटिव निकला, H2 2 पॉजिटिव, अब यहां इसके करीब आने लगा H2 2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आयन है तो इस न्यूट्रल मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन्स निकल के H2 आयन को H2 में कन्वर्ट करने लगे, यानी न्यूट्रलाइज करने लगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद H2 एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया, और यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इस तरह करके अलग अलग पोलैरिटी का चार्ज अलग अलग प्लेट पे डेवलप हो गया। कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और जिंक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। गॉट दैट? अब देखो होता क्या है ना कि जैसे ही चार्जेस अपीयर हुआ यहाँ पे, जैसे ही चार्जेस अपीयर हुआ, अब कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाएगा। जितना चार्ज बढ़ता चला जाएगा उतना ही ज्यादा कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। अब कूलम फोर्स अट्रैक्शन से क्या होता है, कहीं अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 2 ब्लॉक है और इन 2 ब्लॉक के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा इसके बाद? ब्लॉक मूव करके एक दूसरे के पास आएगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यहाँ भी ये चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। अब देखो रास्ता कहाँ है इनको न्यूट्रलाइज करने का आपस में? कौन सा रास्ता है जिससे एक दूसरे के करीब आना चाहेगा ये दोनों चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से? बताइए। यस, और कोई रास्ता तो है नहीं, और कोई रास्ता तो है नहीं। यहाँ पे एयर में जंप करके तो जा नहीं सकता है, तो एक ही रास्ता बचा केमिकल के अंदर से होके जाने का। लेकिन केमिकल के अंदर से ये नहीं जा पाता है, क्यों? क्योंकि बैटरी की केमिकल एनर्जी इसको प्रोहिबिट करती है, रोकती है ऐसा करने से। और कैसे रोकती है तो वो भी मैंने आपको बताया था, कैसे रुकता है ये। तो यहाँ से अगर मान लो नेगेटिव चार्ज निकल के आना चाहे सॉल्यूशन से और इस यहाँ पहुंचना चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज को SO4 का नेगेटिव रिपेल करने लगेगा, रिपेल करके इसको वापस रहने देगा। एक नेगेटिव चार्ज और कहाँ ये 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये रिपेल करके इसको यही रहने देगा, आने नहीं देगा इसमें। उसी तरह यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना,
ये पॉजिटिव चार्ज को HO2 का 2 पॉजिटिव रिपेल करने लगेगा, ये भी यहां से नहीं आ पाएगा। और इसी वजह से बैटरी के अंदर से हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है बैटरी के अंदर से। क्यों नहीं हो पाता है? बैटरी की केमिकल एनर्जी ऐसा नहीं करने देती है। गॉट दैट? ठीक है, तो एक ही रास्ता बचा कि अगर बाहर से लाके हम सर्किट बना दें, बाहर से कुछ कनेक्टिंग वायर्स को जोड़ दें, कुछ रेजिस्टेंस इसमें लगा दें, तब जाके चार्ज का फ्लो यहां से होने लगेगा। अब एक्चुअल फ्लो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा इधर से, दैट इज कन्वेंशनल करंट। दोनों चीजें सेम है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आए या हम लोग एज्यूम कर ले कि पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा होता, ये दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। गॉट दैट? लेकिन हमने चार्ज को फ्लो कहां से कराया? तो एक्सटर्नल सर्किट से होकर फ्लो कराया, बैटरी के अंदर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैटरी की केमिकल एनर्जी उसके खिलाफ एक फोर्स ऑफ अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। गॉट दैट? ठीक है, तो इसीलिए वहां पे जो मैंने आपको बताया कि एक रास्ता था अंदर से जाने का, बैटरी के अंदर से हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ चार्ज के मूव करने का, उस रास्ते से चार्ज मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बैटरी की केमिकल एनर्जी अवॉइड करेगी, रोकेगी, एक फोर्स ऑफ अपोजिशन क्रिएट करेगी उसके खिलाफ। तो कौन सा रास्ता बचा? एक ही रास्ता बचा, एक्सटर्नल सर्किट से चार्ज मूव करे। अब चार्ज में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करता है, लेकिन हम अपने एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कन्वेंशनल करंट है, ये मूव कर रहा है। दोनों का मतलब एक ही है। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशंस, हमारा एनालिसिस सिंपलर हो जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक करंट का एनालिसिस हमेशा करते तो हमेशा नेगेटिव 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 ऐड होता चला था हमारे इक्वेशन में, और इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह से चलते हैं, लेकिन दोनों चीजें एक ही हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का जरिया अलग अलग है। गॉट दैट? ओके, आगे हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, अब नया टॉपिक दे दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब तक हमने पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया, हमने पोटेंशियल को देख लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस को लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पहले ही मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है, तो उसके ब्रैकेट में वोल्टेज भी लिख लीजिए। टॉपिक दे दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ब्रैकेट में लिख लीजिए वोल्टेज। अब उसके अंदर लिखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे ना, तो किसी एक पॉइंट का निकालते थे स्पेस में, कुछ भी नाम दे देते थे, ए नाम दे देते थे, मान लो इसका हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे। आपको डिफरेंस निकालना होगा तो जाहिर है 2 पॉइंट चाहिए ना, ऐसा स्पेस में कोई भी 2 पॉइंट होगा, उन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। कभी भी डिफरेंस के लिए 2 चीजें चाहिए ना, डिफरेंस 2 चीजों के बीच का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहां 2 पॉइंट्स हुआ। ठीक है, पोटेंशियल निकालते थे हम लोग, जब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का निकालते थे स्पेस में जहां चार्ज को हमने प्लेस किया है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने का भी क्या तरीका होता है? तो हम लोग एब्सोल्यूट को निकालने के लिए भी डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन अंतर है कि यहाँ जिससे डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक बॉडी रेफरेंस पे होता है यानी 0 पे होता है, और 0 से किसी चीज का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें एग्जैक्टली वही मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ क्या था, तो हमने देखा यहाँ पे कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है कि हायर पोटेंशियल प्लेट जो है 1.5 वोल्ट पे है और लोअर पोटेंशियल प्लेट 0 वोल्ट पे है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया। तो हमने इस प्लेट का अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाला तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने के लिए भी हमने डिफरेंस को निकाला, लेकिन हाँ डिफरेंस किससे? तो रेफरेंस पॉइंट से, जिसको हमने 0 एज्यूम किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एब्सोल्यूट नहीं निकालना है, यहाँ एग्जैक्टली हमें डिफरेंस निकालना है किसी 2 पॉइंट्स के बीच का। तो कोई भी पॉइंट ए हम लोग एज्यूम कर लेंगे स्पेस में कहीं, कोई भी पॉइंट दूसरा बी हम लोग एज्यूम कर लेंगे स्पेस में, और उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलेंगे। और डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको ग्रेविटी के एग्जांपल से भी मैंने समझाया कि कहीं भी अगर आपको बॉल को मूव कराना था उस बुक पे, तो आपको कहीं ना कहीं एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करना होगा, तब m मास का बॉल जो है वो मूव कर पाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में कंटिन्यू कीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स between those 2 points
अब देखो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया, सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाएं कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में, इसके कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, इसके एडवांस्ड वर्जन में हम लोग आ जाएं। तो देखो जिस तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करते थे हम लोग, आ जाते हैं फिर से हम लोग उस पे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, किसी एक पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है, इस पे चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल, ध्यान रखना डिफरेंस की नहीं बात कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल कैसे हम लोग लेते थे और कैसे डिफाइन करते थे, डेफिनेशन भी मैंने समझाया था, कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया था। ओके चलो इतना तो आ गया, VA इज इक्वल टू UA अपॉन Q। अब इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने हमेशा आपको कहा है ना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने इन चीजों को बताया, इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। यस और कहां से कहां तक मूव करने में, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहां इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो हम लोग एक रेफरेंस ले लेंगे, एक पॉइंट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हम लोग जानते हैं कि वहां की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। अब क्या करेंगे, इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराएंगे। इस मूव कराने में जो वर्क हमने किया या इसको मूव कराने में जो एनर्जी हमने दिया, वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ध्यान से समझो, कोई पॉइंट लेंगे इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे जाहिर है कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए वहां कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो यहां से इंफिनिटी से इस चार्ज को मूव करके यहां लाएंगे। इस मूव करने के लिए जाहिर है मूव कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से एनर्जी दे रहे हैं। तो इसको मूव करने में जो एनर्जी हमने दिया, वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज आपका पोटेंशियल है। या इसको मूव करने में जाहिर है एनर्जी देंगे तो हम लोग वर्क करेंगे, तो इसको मूव करने में जो हमने वर्क किया, क्योंकि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, तो इसको मूव करने में जो हमने वर्क किया, वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज भी पोटेंशियल है। गॉट दैट? याद आया? ये तो पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसी डेफिनेशन से हम लोग डिफरेंस भी बता सकते हैं। डिफरेंस क्या, तो मान लो पॉइंट A है, मान लो कोई एक और पॉइंट यहां B ले लिए, ठीक है। अब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो इसी कांसेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब क्या कहेंगे, उस चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जो हमने एनर्जी खर्च की पर यूनिट चार्ज, उस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। गॉट दैट? कह सकते हैं ऐसा। और ध्यान से डिटेल समझो, अगर और डिटेल में हम लोग जाएं तो पहले दोनों पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल लो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इंफिनिटी से चार्ज को यहां तक मूव कराने में जो एनर्जी हमने खर्च की पर यूनिट चार्ज, इस पॉइंट का पोटेंशियल। इंफिनिटी से चार्ज को यहां तक ले जाने में जो हमने एनर्जी खर्च की पर यूनिट चार्ज, ये हो गया यहां का पोटेंशियल। गॉट दैट? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी VAB, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो डेफिनेटली VA माइनस VB। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? फिर से समझ लो इसको। देखो यहां का पोटेंशियल, डिफरेंस की नहीं बात कर रहे हैं, डिफरेंस की नहीं बात कर रहे हैं, यहां का पोटेंशियल, तो चार्ज को इंफिनिटी से, इस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक मूव करने में जो हमने एनर्जी खर्च की पर यूनिट चार्ज, यहां का पोटेंशियल। अब यहां का पोटेंशियल B पॉइंट का कोई पूछे तो चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक मूव कराने में जो हमने एनर्जी खर्च की पर यूनिट चार्ज, यहां का पोटेंशियल। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या, तो चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने में जो हमने एनर्जी खर्च की डिवाइडेड बाय चार्ज, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट दैट? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो लिख लीजिए, अगला वाला लिख लीजिए इन अदर वर्ड्स करके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही
जो अभी इलोबरेट करके मैंने बताया, इसको हम लोग आके देखते हैं इन अदर वर्ड्स में। इसको लिख लीजिए दूसरा डेफिनेशन, इसीलिए एक लाइन छोड़ के लिखिए इन अदर वर्ड्स, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा वाला डेफिनेशन लिखिए, इस तरह से इंप्लाइज का साइन देके। एक लाइन छोड़ के इन अदर वर्ड्स और फिर एक लाइन छोड़ के इंप्लाइज का साइन देके दूसरा डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही। इसमें लिख लीजिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। और ये फिगर बना लेना जिस तरह से ए और बी बना के दिखाए थे ना स्पेस में, ये फिगर बना लीजिएगा, इस तरह से इनफाइनाइट दिखा दीजिएगा। दिस पॉइंट इज इंफिनिटी। ये फिगर भी जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट्स की चर्चा करेंगे ए और बी की। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कॉमा देके लिख लीजिए ए एंड बी। इन्हीं दो पॉइंट्स ए और बी की चर्चा कर रहे हैं। इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और चाहे ऐसे लिख लो पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम लोग उस यूनिट चार्ज को टेस्ट चार्ज भी कभी कभी बोलते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए या कॉमा छोड़ दो, ऐसे लिख लो और द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज when the charge is moved from point B to point A। ओके, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझ लो। इस डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? पॉइंट ए और बी के बीच में। तो ये डेफिनेशन आपका क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? VAB की बात कर रहे हैं। और VAB का क्या मतलब है? पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का कितना होगा? तो ये या तो दो तरह का डेफिनेशन इसमें देखना है। एक जगह हम लोग वर्क डन यूज कर रहे हैं, एक जगह हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं। और जाहिर है दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, इसलिए दोनों का यूनिट हम जरूर यूज करते हैं। और हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी देखा है कि अगर ब्लॉक m मास को उठा के यहां से यहां तक रखते हैं, तो मैंने इस पे वर्क किया और जैसे ही वर्क करके मैंने छोड़ा, मेरा किया हुआ वर्क आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, इसलिए दोनों डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं, चाहे एनर्जी वाला डेफिनेशन हो या वर्क डन वाला डेफिनेशन हो। तो करना क्या है? बस टेस्ट चार्ज को कोई एक टेस्ट चार्ज लेंगे जो कि यूनिट चार्ज होगा। तो मान लो कोई एक टेस्ट चार्ज लिए Q। अब इस चार्ज Q को ना B से A तक ले जाएंगे, मूव कराएंगे। कैसे? बाहर से फोर्स लगा के। तो इसको मूव कराने में जितनी एनर्जी हमने खर्च की पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर है। या इसको मूव कराने में जितना वर्क हमने किया एक्सटर्नल फोर्स से, वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। यानी अल्टीमेटली ये है। व्हाट दैट? समझ में आ गया डेफिनेशन? इन दोनों पॉइंट्स के बीच के एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या है? तो जाहिर है एक आसान डेफिनेशन जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था, अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सबसे आसान क्या है? यहाँ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल माइनस यहाँ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ये तो इजी डेफिनेशन है। जैसे हम लोग एक्यूरेट डेफिनेशन में आएंगे, तो एक्यूरेट डेफिनेशन में क्या है कि हम लोग सबसे पहले टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज को B से A तक मूव कराएंगे। कैसे? तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, बाहर से फोर्स अप्लाई करके हमने इसको यहां से यहां तक मूव करा दिया। अब यहां से यहां तक मूव कराने में जो एनर्जी हमने खर्च की, वो एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपके पोटेंशियल के बराबर है। वो एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल के बराबर है। या यहां से यहां तक मूव कराने में जो हमने वर्क किया, वो वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपके पोटेंशियल के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। गॉट दैट? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। इससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट का था, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। और ये एक्चुअल में किसके बराबर होगा? VA माइनस VB एक्चुअल में किसके बराबर होगा? तो VA माइनस VB हम लोग कह सकते हैं ना QA अपॉन Q माइनस
UV upon Q, गॉट दैट? और उससे भी ज्यादा हम लोग कह सकते हैं ऐसे